प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो व्यापार होता था वो स्थल और जल दोनों ही मार्गों से होता था। स्थल मार्ग का जो अ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ था उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पीडीएफ में। और आज हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के वो कौन से बंदरगाह थे जिनके माध्यम से जल व्यापार होता था। आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का व्यापार रोम, फारस, श्रीलंका, सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम देखते हैं मेसोपोटामिया आदि सभी जगह होता था। कौन से बंदरगाह हैं जिनका हमें साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है और प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वो जाने जाते हैं। तो बात करते हैं पहले हम पूर्वी तट की, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो इस प्रकार का है कि हमारे पास एक बहुत लंबा पूर्वी तट प्राप्त है और एक पश्चिमी तट प्राप्त है। पश्चिमी तट पर अरब सागर है जिसके ऊपर बहुत सारे बंदरगाह हैं, और पूर्वी तट की बात करें तो हम बंगाल की खाड़ी है जिसके अंतर्गत बहुत सारे बंदरगाह उस तट पर हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले पूर्वी तट के ताम्रलिप्ति की बात करते हैं हम। ताम्रलिप्ति जो था वो प्रमुख बंदरगाह था और फाहियान इसी ताम्रलिप्ति से श्रीलंका गए थे। ये पूर्वी तट का पहला पड़ने वाला बंदरगाह था जो पाटलिपुत्र के समीप ही पड़ता था। उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था। इसके बाद आता है दूसरा अरिकमेडु, जो रोमन व्यापार का दक्षिणी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके बाद कावेरी पट्टन जो उससे थोड़ा नीचे पड़ता था, जो कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का एक प्रमुख नगर था, और इसकी चर्चा टॉलेमी ने अपनी ज्योग्राफी में की है। और मणिमेखले जो कि एक तमिल महाकाव्य है उसमें भी कावेरी पट्टन का वर्णन एक महान बाजार नगर के रूप में किया गया है। यहाँ से मदुरा जाने का एक स्थल मार्ग हमें प्राप्त होता है और श्रीलंका के साथ इस बंदरगाह का, इस नगर का वाणिज्य संपर्क था जहां से माल आता जाता रहता था। और इसके ऊपर बहुत ही ऊंचे ऊंचे आकाश दीपों का, यानी जो लाइट हाउसेस होते हैं जो कि जहाजों को रात्रि में मार्ग बताते हैं। तो इसके जो आकाशदीप थे वो बहुत ही ऊंचे थे और जहाजों को तट पर आने का संकेत प्रदान किया करते थे। जो दंडी हैं उन्होंने भी इसका निर्देश कावेरी के दक्षिण तट पर एक स्थित नगर के रूप में किया है। इसके बाद आता है भृगु कच्छ, जो भारत के पश्चिमी तट पर पड़ने वाला बंदरगाह है। रोमनों ने इसे बेरी गाजा कहा और बाद में ये भड़ौच के नाम से जाना गया। वाराणसी और जो पूर्व देश के अन्य भाग हैं वहां के व्यापारी भरुकच्छ आते थे और यहाँ से पूरब में सुवर्ण भूमि आदि तथा पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया, ये जो भी है वो समुद्र मार्ग से यहाँ पर जाते थे। अरब सागर का ये बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था। इसके बाद रौरुक का नाम मिलता है हमें, जो सौवीर क्षेत्र की राजधानी भी था। ये समुद्र द्वारा यहाँ पे जाया जाता था। इसे मीन नगर के नाम से भी जाना जाता था। और पेरिप्लस जो ग्रंथ है उसमें इस नगर की, इस क्षेत्र की, इसके वाणिज्य मूलक महत्व के कारण प्रमुखता दिखाई देती है। रोम, मिस्र, फारस और अरब यहाँ के जो व्यापारी हैं वो ओमान से पहले बारबरिकम आते थे जो बंदरगाह था, और फिर यहाँ से मीन नगर जो कि प्रमुख व्यापारिक नगर था यहाँ पर आते थे। इसके बाद पश्चिमी तट का एक और जो बंदरगाह है वो आता है और वो है सुरपारक, या हम जिसे कह सकते हैं सोपारा। ये महाभारत में हमें इसका नाम मिलता है सुरपारक के रूप में। और पेरिप्लस अपने ग्रंथ में, पेरिप्लस प्लस जो ग्रंथ है उसमें हमें पता चलता है कि बेरीगाजा यानी जो भृगु कच्छ था उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो सोपारा था। टॉलेमी ने इसे सोपारा का ही नाम दिया है
और एक समय में ये अपरांत यानी जो उत्तरी कोंकण का प्रदेश है उसकी राजधानी था। महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है जिसे हम कोंकण कहते हैं वहां पर। इसके बाद जो अगला बंदरगाह आता है वो है दंतपुर। ये कलिंग राज्य में था यानी पूर्वी तट पर था और शायद उसकी राजधानी भी था। गांगों का एक उत्कीर्ण अभिलेख हमें मिलता है जिसमें इसे राजा के निवास नगर के रूप में वर्णित किया गया है और ये कहा गया है कि लगभग 1000 वर्षों तक इस दंतपुर का राजनीतिक और वाणिज्यिक महत्व रहा। इसके बाद आता है मुजरिस और टिडिस। ये दोनों ही केरल क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह रहे। इनके बीच में कुछ प्रमुख व्यापारिक नगर भी हैं जो विविध मार्गों से जुड़े हुए थे, जिसमें एक तो था पाटलिपुत्र, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मगध क्षेत्र के अंदर था, यानी जो वर्तमान बिहार है उसके अंदर जो पटना है ये वो क्षेत्र था जो सब बंदरगाहों से भी और सब व्यापारिक अन्य नगरों से भी जुड़ा हुआ था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों ही मार्गों के माध्यम से। दूसरा प्रमुख नगर था प्रतिष्ठान, जो गोदावरी के तट पर था और यहां से जो मार्ग शुरू होता था वो उज्जैन जाता था, फिर कौशाम्बी जाता था और श्रावस्ती तक ये चला जाता था। और दूसरा जो मार्ग था भारत में व्यापार के क्षेत्र में वो तक्षशिला, पुष्कलावती और उत्तरापथ में काम्पिल्य से लेते हुए पाटलिपुत्र तक आकर पहुंचता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में व्यापार बहुत ही पल्लवित था। जल और स्थल दोनों ही मार्गों के माध्यम से हमारे जो व्यापारी थे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे।